हेलो एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन होगा CUET 2020 के हम पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो भी मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो टोटल मैथमेटिकल फिजिक्स से 21 क्वेश्चन आए थे 2020 में। तो उसके अंदर हमने 11 क्वेश्चन तो पिछले वाले पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिए थे और बचे हुए 10 क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चैनल में अलग से प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आज वाला वीडियो कल वाला जो पार्ट फर्स्ट था उससे अच्छा है, क्योंकि आज वाले वीडियो में थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। पिछले वाले वीडियो में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आज वाले में थोड़े अच्छे हैं, उनसे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का है। द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, अपने को एक इक्वेशन दे रखा है वेयर k इज द कांस्टेंट इज ऑफ द फॉर्म। अपने को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना मैच होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, हम लिखते हैं dm/dt इक्वल्स टू माइनस का k एंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, n वाले टर्म्स को एक जगह और t वाले टर्म्स को एक जगह। तो यहाँ क्या करेंगे, dm/n स्क्वायर माइनस का k dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/n स्क्वायर का माइनस 1/n माइनस का kt प्लस c। इक्वेशन फर्स्ट अपने को देखना है, ऑप्शन में क्या देखा है, n नोट दे रखा है, मतलब t बराबर 0 अपने को करना होगा। अगर t बराबर 0 पर n का क्या हो जाएगा वैल्यू, n नोट आ जाएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन से आंसर से पता चला कि अपने को ये करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो n का वैल्यू n नोट पुट करेंगे तो 1/n नोट और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस c। देन अपने पास c का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1/n नोट आएगा, ये आया। अब हम इस c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम यहाँ करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में c का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1/n इक्वल्स टू माइनस का kt प्लस माइनस का 1/n नोट। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n इक्वल्स टू kt प्लस 1/n नोट। तो अब आगे इसको और सोल्व करेंगे तो 1/n इसका एलसीएम लेंगे तो n नोट kt प्लस 1/n नोट। अब इसको और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n को इधर लेके जाएंगे, n नोट को इधर, और ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का, तो n नोट ये आएगा n नोट kt प्लस 1 और इस और इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू n नोट 1 प्लस n नोट kt का होल इनवर्स। तो अपना आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू n नोट 1 प्लस n नोट kt माइनस 1। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। हमने क्या किया, ओनली फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया और अपने बस ये अजम्पशन माना है, सपोज माना है, क्योंकि ये किससे माना, हमने क्वेश्चन में देखा कि n नोट कुछ दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हम मानेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पर n इक्वल्स टू n नोट होगा। वो c का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा n इक्वल्स टू n नोट 1 प्लस n नोट kt का होल इनवर्स। तो ये था अपना 12 क्वेश्चन। ये है अपना 13 और क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अपने का फंक्शन गिवन है और इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 इज अल्फा इक्वल टू। इसमें कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअस है किस अल्फा की वैल्यू के लिए। ये जो फंक्शन है इसमें क्या है, एक अल्फा है, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है बट x इक्वल टू 1 इफ अल्फा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को कंटिन्यूअस की जो कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है वो अपने को पता होनी चाहिए, तो से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन अपने को ये गिवन है तो हम फंक्शन लिखते हैं पहले तो, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स माइनस का 1
अपने को x इक्वल्स टू 1 पर एक फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन। तो कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूअस की? राइट हैंड लिमिट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन का वैल्यू होता है अगर वो तीनों अपने पास इक्वल हुए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। या हम वो भी ले सकते हैं, अगर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे a ले लिया हमने यहाँ, क्वेश्चन में तो स्पेशली 1 दे रखा है तो a लिया, तो ये कुछ होती है कंटिन्यूअस की कंडीशन। ये होती है कंडीशन कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू होता है अगर वो तीनों इक्वल हुए तो ही अपना फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ना कि ये दोनों इक्वल हुए नॉट इक्वल टू, नहीं, तीनों इक्वल होंगे तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो अब हम क्या करेंगे? इसको फंक्शन को मिटा देते, ऊपर भी लिखा हुआ है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब क्या करेंगे? लिमिट ऑफ x 1, ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? h की फॉर्म में s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये होगा। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। फंक्शन का फंक्शन क्या है? मतलब 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है गिवन अपने को? ये वाला x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब h यहाँ h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस का 2, तो अपना आंसर आ जाएगा -1। तो इसको हम ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा? x 1 प्लस एफ ऑफ x। इसके अंदर क्या करेंगे? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या आ जाएगा? 1 प्लस h। ये 1 से जस्ट कम और ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो करेंगे। तो यहाँ फंक्शन क्या है? 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है अपने पास? अल्फा x माइनस 1। तो अल्फा और x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 प्लस h और -1। अब यहाँ h का लिमिट पुट करेंगे तो h तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस का 1। इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये होगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया है कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को हम इक्वल ले लेंगे तो क्या होगा? -1 इक्वल्स टू अल्फा -1। अब -1 से -1 कैंसिल आउट तो अपने पास अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अगर अल्फा का वैल्यू अपने पास 0 आएगा तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस की कंडीशन आपने देखी। अब क्या किया हमने? राइट हैंड लिमिट निकाली और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और उन दोनों को इक्वल किया तो अपने पास आया अल्फा का वैल्यू 0। तो इसका आंसर होगा 0। ये है एवरीवन अपना क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये किसका? जैकोबिन का है। अब जैकोबिन का यूज क्या है? जैकोबिन का यूज क्या है? फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है जैकोबिन। तो ये क्या है? गिवन अपने को u और v गिवन है। u किसका फंक्शन है? x और y का। v किसका फंक्शन है? x और y का। ठीक है। वी हैव du dv इक्वल्स टू k dx dy। द वैल्यू ऑफ k इज, तो अपने को ये कुछ गिवन है। यहाँ क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि u और v किस में चेंज हो रहा है? x और y में। हमने u और v को x और y में चेंज किया है तो यहाँ ये k का वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। u और v अपने को गिवन है तो ये किससे होगा सॉल्यूशन? जैकोबियन से होगा। बेसिकली हम करते हैं तो यहाँ j लिखा होता है बट यहाँ कांस्टेंट है तो j आएगा। तो हम लिखते हैं du dv इक्वल्स टू k और dx और dy। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। जहां अपने को u क्या गिवन है?
x प्लस 2y v इक्वल्स टू 2x माइनस का y। अब जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं कि डिटरमिनेंट होता है डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और यहाँ डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। ये होता है अपना जैकोबियन। अब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ 1 है, y के रिस्पेक्ट में 2 है, v का x के रिस्पेक्ट में 2 और यहाँ माइनस का 1। तो ये क्या होगा, माइनस का 1 डिटरमिनेंट सोल्व किया मैट्रिक्स का तो ये माइनस का 1 और ये आएगा माइनस का 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 4। लास्ट 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, ये तो समझाने के लिए किया, लेकिन आप फॉर्मूला वगैरह थोड़ी लिखोगे, आप तो सीधा करोगे कि इसका डिफरेंशिएशन 1 इज ये 2 माइनस 1, इसको डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो अपने पास आया -5, तो इसका आंसर होगा -5। सीरीज में तो मैथमेटिकल फिजिक्स सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वो तो सबसे ही सिंपल है। अपना क्वेश्चन नंबर 15, ये पेपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। जब आप इसको नींदों में भी रहोगे ना और कोई आपको बोलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे। क्या है इसमें, टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व, अपने को कर्व गिवन है, अपने को एट x इक्वल टू 0 दिया है जो स्लोप, अपने को टेंजेंट निकालना है इस कर्व का। तो y इक्वल टू क्या होता है, e की पावर अपने को एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर। अब टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, वैल्यू पुट करो x इक्वल टू 0 तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 0 और e की पावर 0, e की पावर 0 1 और ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0, है ना। एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर टेंजेंट लाइन निकालनी थी अपने को। अब कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करके तो बस x बराबर 0 पुट किया तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रियली में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है वो क्वेश्चन, आप बताना आपको कैसा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वो आज का अगला क्वेश्चन। ये है एवरीवन अपना क्वेश्चन नंबर 50। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या करेंगे कि एक अपने को इनमें से बोल रहा है कि which of the following statement is true, a vector is not changed if it is। तो इस स्टेटमेंट में से कौन से ऑप्शन अपना सही है, एक वेक्टर के बारे में बोल रहा है कि a वेक्टर इज नॉट चेंज, किस किस कंडीशन पर एक वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो अब अपने को पहले ही पता क्या होना चाहिए, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है प्लस एक डायरेक्शन होता है। बस 2 चीजें अपने को याद रखनी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, इस एरो से। ये एरो क्या होता है, एरो का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो का ये डायरेक्शन दिख रहा है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। बस अपने को ये याद रखना है। अब वो ऑप्शन से चेक करेंगे कि रोटेटिंग थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल, अगर ये वेक्टर है अपना कोई, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, हमने क्या किया, इसको रोटेट करवाया किसी एंगल से, किसी भी एंगल से, तो हमने क्या किया, इसको रोटेट करवाया थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से रोटेट करवाया तो ये इधर हो गया। तो पहले इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसे, और अब इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब डायरेक्शन में चेंज आ गया। और वेक्टर कब कब चेंज होगा, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज हुआ, अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेक्टर चेंज होता है। इसका मतलब अगर किसी एंगल से हम इसको रोटेट करवाएंगे वेक्टर को तो क्या होगा, पहले डायरेक्शन ऐसा था, अब इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, मतलब ये तो चेंज होगा रोटेटिंग थ्रू ए आर्बिट्रेरी एंगल। अगर किसी एंगल से एक वेक्टर को रोटेट करवाते हैं तो उस वेक्टर का वेक्टर चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, नोट चेंज बताना है। तो सेकंड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय ए यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर है ए, इसको हमने किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर हम मान ले ए वेक्टर क्या है 4i कैप, अब यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर मान ले यूनिट वेक्टर क्या हुआ अपना j कैप हुआ, तो क्या हुआ 4i कैप और क्रॉस k कैप होता है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसका डायरेक्शन अगेन चेंज हो गया।
अगर किसी वेक्टर को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर चेंज होता है। क्या होता है? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो क्या क्या 4i कैप है वो हम मान लिया ए वेक्टर 4i कैप है। अगर इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये ऑप्शन में गलत हुआ। थर्ड क्या है कि मल्टीप्लिकेशन बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शन, इससे तो ऑब्वियसली चेंज होगा। जैसे कि ए वेक्टर है, इसका वैल्यू है 4i कैप। अब इसको हमने क्या किया, एक आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शन से, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 2 4i कैप, तो कितना हुआ 8i कैप। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा इस वेक्टर का। अगर किसी स्केलर फंक्शन से किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब बचा अपना ऑप्शन क्या, इसमें भी ये चेंज हो रहा है वेक्टर। बचा ऑप्शन क्या, ये सही होगा, मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर कोई वेक्टर है ये, अगर वो खुद के ही पैरेलल चला जाए, अगर ये वेक्टर इधर है, अगर हम इसको खुद के पैरेलल, अगर इस वेक्टर को हम यहाँ ले आएंगे तो भी इस वेक्टर की ना तो कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा और ना ही किसी मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब अगर कोई वेक्टर खुद के ही पैरेलल ही चलता है तो उसके डायरेक्शन में या उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा अपना मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, अपना ये आएगा। जो 3 ऑप्शन थे उनमें क्या हो रहा है, एक में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और एक में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि अपने को पता है वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। अगर एक भी चेंज हुआ दोनों में से तो वेक्टर चेंज होता है। तो फर्स्ट में आर्बिट्रिक एंगल से रोटेट करवाया तो डायरेक्शन चेंज हुआ। सेकंड में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी यूनिट वेक्टर से तो भी डायरेक्शन चेंज हुआ। मल्टीप्लिकेशन बाय आर्बिट्रिक स्केलर फंक्शन से अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और लास्ट वाला क्या हो कि अगर हम इसको खुद के ही पैरेलल लेके जाते हैं किसी वेक्टर को, तो तब ना तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आता है ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। तो ये डी ऑप्शन अपना सही होगा। अपने को नोट चेंज पूछ रहा था इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम करते हैं इससे अगले बार। ये सपोज अपने को क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ एस। अपने को ये एस दे रखा है, इसका अपने को सम फाइंड करना है। वेयर ये x का मोड लेस देन 1 कन्वर्स टू, अपने को ये फाइंड करना है। तो s क्या है अपना, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी और n x की पावर n। तो हम इसको ओपन करेंगे तो n इक्वल्स टू 1 रखा तो यहाँ 1x आया, फिर 2 रखा तो 2x स्क्वायर आया, फिर 3x क्यूब आया, फिर 4x4 आया। अब क्या करेंगे, सम में से x कॉमन ले लेते हैं, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब आया। तो अब क्या करेंगे इसमें x, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस कर दो। इसको जब ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो अब जब इसको ओपन करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ये टर्म ही आता है ना पूरा का पूरा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो हम इसको क्या लिखेंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये ओपन कब होता है, जब इस x का वैल्यू हमेशा मोड ऑफ लेस देन 1 होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये x किसके इक्वल आया, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये b के a के इक्वल आया। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को सम ऑफ s, इस s का अपने को सम निकालना था। तो हमने क्या किया, n का वैल्यू पुट किया इंफिनिटी तक, फिर x कॉमन लिया और ये जो एक्सपेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 के, और जब इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। ये है एवरीवन क्वेश्चन नंबर 17। ये दिखने में बहुत ही बड़ा है बट इसका आंसर ओनली फॉर एक वर्ड का है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। अपने को ए दे रखा है, अपने को ए कुछ ऐसा गिवन है, ax इसका फंक्शन है x और y का, y का ay पे x और y का फंक्शन है, फिर z का दे रखा है। डिनोटेड एक वेक्टर फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। डेल इज अ डेल ऑपरेटर है,
गिवन बाय इस डेल ऑपरेटर को ओपन ऐसे करते हैं। देन अपने को क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। इसका आंसर क्या होगा, 0 ऑलवेज। ये क्या है, ये है DC। अब DC क्या हो गए, आप बोलोगे DC क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑलवेज 0। और एक क्या होता है, एक और याद रखना, CG 0 होता है ऑलवेज। अब CG क्या होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ऑलवेज 0 होता है। इसको तो आप माइंड में बिठा ही लो कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल होता है ना, वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर होगा 0। अगर किसी को एक प्रॉपर्टी नहीं आती तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, कर्ल ऑफ ए निकालेंगे, इतना बड़ा तो कर्ल ऑफ ए हो जाएगा, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस इसका याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ जी होता है, कर्ल वो ऑलवेज 0 होता है और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज 0 होता है, ये हमेशा 0 ही होता है। और जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, आप खुद सोल्व करना। तो अब हम करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है कि अपने को तीन डाइस अपने को गिवन है, उनको थ्रो किया जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऐड टू बी 13, आउटकम ऐड टू बी 13, उसकी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अपने को 3 डाइस गिवन है, ये अपने पास 3 डाइस है, अपने पास गिवन है। इन सब का जो नंबर्स हम उनको ऐड करेंगे तो अपने पास 13 आए, तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले में क्या करेंगे, 6 6 और 1 को किया तो अपने पास कितना आएगा, 13 आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, 5 5 कर सकते हैं, और एक क्या 3। अब और क्या कर सकते हैं, 4 4 और 8 5 करेंगे तो भी अपने पास आएगा, मतलब यहाँ पे 13 आएगा। बट यहाँ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, जैसे 1D बॉक्स में हमने क्या था कि जो डिजनरेसी होती है, अगर 2 नंबर सेम आएंगे तो डिजनरेसी 3 हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 2 सेम होंगे, याद रखना अगर 2 सेम है दोनों में तो इसका कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा, और इसका कॉम्बिनेशन भी 3 आ जाएगा, और इसका कॉम्बिनेशन भी 3 आ जाएगा। और हम 13 कैसे ला सकते हैं, और भी ला सकते हैं, क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करें 6 और 5 और 2 किया तो भी 13 आ सकता है अपने पास, 6 5 और 2, क्योंकि डाइस होता है उसमें ओनली फॉर 6 नंबर तक ही होता है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ही ला सकते हैं, ज्यादा नहीं ला सकते। तो 6 5 और 2 किया, और हम क्या कर सकते हैं, 6 4 और 3 भी कर सकते हैं, इससे भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इससे कॉम्बिनेशन अगर तीनों डिफरेंट है तो कॉम्बिनेशन 6 बनता है, और इसका भी 6 बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 12 21 होंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन, अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने अपने पास 30 लाना है, तो कॉम्बिनेशन टोटल कितना हुआ 21, और टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं, 3 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम्स होंगे, तो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स अपने पास आता है 6 की पावर 3। याद रखना अगर 3 है तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, अगर 2 डाइस होंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा 2 डाइस में। अगर 1 डाइस होगा तो अपने पास आ जाएगा 6 की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो 6 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 21, और ये होता है, या फिर आप इसको ऐसे करो 6 मल्टीप्लाई 6, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 7/36 मल्टीप्लाई 2 तो 72, तो अपना आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो यही था कि अपने को 3 डाइस दी थी, उन सबको थ्रो किया तो अपने पास जो आउटकम्स आना चाहिए उन सबका नंबर्स का एडिशन 13 आना चाहिए। तो ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और जब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जब 3 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो आएंगे 6 की पावर 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, उन दोनों को डिवाइड किया तो अपने पास आए 7/72, इसका आंसर आएगा
7/72। एक क्वेश्चन है जो आप थोड़ा डायग्राम वाला है, उसमें क्या आपको कर्ल फाइंड करना है और वो आराम से आपसे हो जाएगा। सो एवरीवन, हमने CUCT के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और जो पार्ट फर्स्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।